जय हिंद दोस्तों। इफ यू वांट पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर तुम शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। एक पुरानी रोमन कहावत ने दुनिया को बता दिया, शांति कभी भी कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत से हासिल की जाती है। आज हम बात करेंगे इंडिया कैसे पीओके को वापस ले सकता है। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का वो हिस्सा जिसको हमने कभी बुलाया नहीं। लेकिन आज सवाल ये है, क्या पीओके को वापस लेना सिर्फ एक सपना है या एक रियलिटी बन सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले हम सबके दिमाग में जो पहला सवाल आता है, क्या युद्ध करना सही है या इंसानियत के खिलाफ है। एक तरफ महात्मा गांधी हैं जो कहते हैं एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। लेकिन दूसरी तरफ कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि युद्ध करना ठीक है जब दूसरा कोई और तरीका ना बचा हो। चलिए पहले इन थ्योरीज को समझ लेते हैं। पैसिफिज्म, इस पर यकीन करने वालों का मानना है वॉर पूरी तरीके से गलत है। इन लोगों का मानना है कि कश्मीर के इशू को युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से रिजॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब इंडिया आजाद हुआ तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पर बेस्ड थी। इसका मतलब ये था, हम ना वेस्ट का साइड लेते थे और ना ही हम ईस्ट का साइड लेते थे। हम सिर्फ न्यूट्रल रहते थे। और अगर हम करंट इवेंट में देखें तो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भारत का जो स्टैंड था वो भी इसी पैसिफिज्म से ही इंस्पायर्ड था। एमोरल रियलिज्म, इस पर यकीन करने वालों का मानना है कि सिर्फ आपके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है और कुछ नहीं। अगर आपको आपके नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जब यूक्रेन ने कोशिश करी कि नेटो यूक्रेन की बॉर्डर पर आ जाए, तब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा क्योंकि उनका यही रीजन था कि नेटो का यूक्रेन में आना रशिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है जस्ट वॉर। जस्ट वॉर पर यकीन करने वालों का मानना है वॉर तभी सही है जब पीसफुल ऑप्शन फेल हो चुके हो। यानी कि युद्ध करने से पहले आपने सारी कोशिशें कर ली हैं कि युद्ध ना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर। अमेरिका और उसके एलाइज ने पूरी कोशिश करी कि हिटलर युद्ध न करे, मगर जब हिटलर नहीं माना तो अमेरिका और उसके एलाइज ने फुल फ्लेज अटैक जर्मनी पर कर दिया। इंडिया की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले, जिससे कि हम कैसे पीओके को वापस ले सकते हैं, उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है। भारत से 4 युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान एक चीज तो समझ गया है कि वो भारत से कभी भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता। इसी के लिए पाकिस्तान ने लॉन्च करी अपनी न्यू डॉक्ट्रिन, ब्लीड इंडिया विथ अ थाउजेंड कट। इसमें पाकिस्तान छुप छुप कर भारत पर हमला करता है, भारत में आतंकी हमला कराता है, मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप का सहारा लेता है, सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक करता है, कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी फैलाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम में भारत के ऊपर झूठे आरोप लगाता है कि इंडिया ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। साथ ही एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाता है, फेक वीडियोस फैलाता है, एआई का यूज करता है और एक प्रोपोगेंडा पूरा का पूरा इंडिया के अगेंस्ट चलाता है, जिससे कि इंडिया के अंदर कम्युनल टेंशन बढ़े और दंगे फसाद जैसी स्थिति क्रिएट हो। पाकिस्तान की पूरी ये थ्योरी जिस फंडामेंटल पिलर के ऊपर डिपेंडेंट है वो है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। यानी इन सब चीजों की पाकिस्तान कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और पूछने पर वो कहता है कि ये सब इंडिया के इंटरनल इश्यूज हैं। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं वॉर स्ट्रेटेजी। मगर वॉर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि भारत की और पाकिस्तान की ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल डायमेंशंस क्या है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान तकरीबन 3,323 किलोमीटर की एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम टेरेन की बात करें यानी कि टोपोग्राफी की बात करें तो कश्मीर में माउंटेनियस रीजन है, जिसके कारण वहां पर आर्टिलरी, टैंक वगैरह ले जाने में काफी दिक्कत होती है। वहीं पंजाब और राजस्थान की हम बात करें तो पूरा फ्लैट प्लेन है, यहाँ पर आसानी से आप टैंक्स और आर्टिलरी ले जा सकते हैं। गुजरात तो पूरा मार्शी एरिया है, एक सॉल्ट एरिया है, यहाँ भी काफी डिफिकल्टीज है। एक यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि चाइना जब चाहे तब पाकिस्तान को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा सकता है। यानी अगर उसको युद्ध के समय कोई भी मिसाइल या कोई भी वेपन चाहिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन चाहिए, तो चाइना प्रोवाइड करा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया को चाहिए तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना नेवल डोमिनेंस मेंटेन करे
अरेबियन सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। हिस्टोरिकल डायमेंशन की हम बात करें, ब्रिटिशर जब भारत से गए तब भारत के दो हिस्से हो चुके थे। एक था इंडिया, एक था पाकिस्तान। और वहीं कश्मीर को ये चॉइस दी गई कि आप या तो इंडिया के साथ चले जाओ या पाकिस्तान के साथ चले जाओ। मगर इसी चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, जिसके कारण वहां के महाराजा ने इंडिया के साथ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करा, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मगर तब तक देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने आधा हिस्सा कश्मीर का अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको आज हम कहते हैं पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी हाँ, यही है वो पीओके जिसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में। 65 की जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च करा, मगर वहां भी वो हार गया। 71 के युद्ध में पाकिस्तान ने तो अपने लोगों को ही बहुत परेशान करा, उनका जेनोसाइड करा, जिसके कारण पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था वो बांग्लादेश बना। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बांग्लादेश बनाने में, और यही बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखाता है। तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जरों ने सरेंडर करा, और इस युद्ध में भारत ने मुक्ति बाहिनी का सपोर्ट करा, जो ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही थी। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध कर दिया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज का युद्ध मल्टी डायमेंशनल होगा, यानी कि अगर हम चाहें कि सीधे हम मिलिट्री अटैक करके पीओके को वापस हासिल कर लें, तो इससे बस काम नहीं चलेगा। हमें जरूरी है कि हमारे पास एक मैसिव पॉलिटिकल विल हो, मिलिट्री सुपीरियोरिटी हो, डिप्लोमेटिक शील्डिंग हो और स्ट्रेटेजिक पेशेंस हो। इसके अलावा हमें कुछ 3 तरीके हैं जिससे हम पीओके को वापस ले सकते हैं। सबसे पहला है सपोर्टिंग इंटरनल अनरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर खुद इतने सारे इश्यूज हैं, अगर हम उनका फायदा उठाएं तो पाकिस्तान खुद 4 टुकड़ों में बढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान के जो इशू हैं। आपने सुनी ही होगा, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रही है। उसका रीजन ये है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है, मगर इसका फायदा वहां की लोकल पॉपुलेशन को नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ये सारी चीजें चाइना को दे रहा है, जिससे ये लोग नाराज हैं, और पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट अटैक ये लोग करते रहते हैं। कल्चर और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी उनको नहीं मिलती हुई है। सिंध की बात करें तो सिंध हमेशा कहता है कि उसके साथ भेदभाव होता है। पंजाब एथनिसिटी के लोग जो हैं वो ज्यादा डोमिनेटेड हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और यहीं से पाकिस्तान का सी पैक भी जाता है। इंडिया चाहे तो यहाँ पे जो इश्यूज हैं, वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इंडिया उनको भी फ्यूल कर सकता है। बट इंडिया ऐसा अचीव करेगा कैसे? कैसे पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज का फायदा उठाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो रॉ है, जो हमारी खुफिया जासूस है, वो इन लोगों को एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर सकता है, फंडिंग दे सकता है और मोरल पैकिंग दे सकता है, जिससे कि ये लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहें। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का जो ह्यूमन एब्यूज रिकॉर्ड है उसको पूरी दुनिया में उजागर कर सकता है, पूरी दुनिया को बता सकता है ह्यूमन राइट वायलेशन। इसके अलावा इंडिया जो बलूचिस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अपनी कंट्री से बाहर चले गए हैं क्योंकि उनको डर था कि पाकिस्तान आर्मी उनकी जान न ले ले, इंडिया उनको सपोर्ट कर सकता है और इनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बना सकता है। बट इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें ये होगा कि जब पाकिस्तान खुद अपने इंटरनल इश्यूज में इतना इन्वॉल्व होगा, तो वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। दूसरा तरीका है नेवल ब्लॉकेड, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट हैं उनको ब्लॉक कर देना, जिससे कि पाकिस्तान किसी से भी ट्रेड ना कर पाए। इसके लिए इंडिया अपनी नेवी का यूज कर सकता है। बट कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जिसमें पाकिस्तान तकरीबन 80% डिपेंडेंट है अपने ऑयल पासेस के लिए। इंडिया इसको कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा कराची पोर्ट है, जो पाकिस्तान का सबसे बिजिएस्ट कमर्शियल एक पोर्ट है, इंडिया इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा इंडिया ग्वादर पोर्ट को भी अटैक कर सकता है, जो कि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या? पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ती है तो परेशान एक आम इंसान होता है, तो वो सड़क पे उतरेगा। जब वो सड़क पर उतरेगा तो मिलिट्री पे दबाव बनाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री रूल है उनमें थोड़ी अकल आए और वो इंडिया को परेशान करने से बचे। इसके अलावा सीपेक में भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान में पैसा लगाने का मतलब नहीं है, इट इज अ फेल्ड स्टेट, सो सीपेक विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल आइसोलेशन भी कर सकता है।
वो तो इंडिया भी कर ही रहा है, और कोई भी कंट्री पाकिस्तान की फुली सपोर्ट में नहीं है एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि उसकी भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इसके अलावा इंडिया डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी कर सकता है। इसके लिए इंडिया एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का सहारा ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया की हम एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया के पास इस समय 4.5 जनरेशन का राफेल फाइटर है। इसका इंडिया प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए यूज कर सकता है। इसके अलावा इंडिया एवाक का यूज कर सकता है, जिससे कोई भी अगर पाकिस्तान की मिसाइल या कोई भी रडार इंडिया में आता है तो वो हमें पता चल जाता है, और हम इसको पहले ही इंडिया में आने से पहले ही शूट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल ब्रह्मोस का भी यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम नेवी की बात करें तो हमारे पास इंडिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का भी यूज कर सकता है, जिससे कि वो कराची और ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। इसके लिए सर्विलेंस के लिए हम P-81 पॉइजडोन मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। और आर्मी की बात करें तो आर्मी तो हमारी बहुत ही बड़ी है। इसके लिए हम T-90 टैंक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेड इन इंडिया हमारा जो अर्जुन टैंक है उसका भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कम्बाट के लिए। इसके अलावा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम लॉन्ग रेंज, हमें दूर से अगर अटैक करना है पाकिस्तान को तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी यूज कर सकता है, जैसे हमारी नेवी की स्पेशल फोर्सेस है मार्कोस, आर्मी की है पैरा एसएफ और एयरफोर्स की है गरुड़। और इन सब स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान में एंटर कराने के लिए हम अपने चिनूक हेलीकॉप्टर का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम उनको ड्रैगनूव स्नाइपर राइफल्स भी दे सकते हैं जो कि लॉन्ग रेंज होती हैं। इसके अलावा हम उन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन दे सकते हैं जो रडार स्टेशन को खत्म करने में उनकी मदद कर सकती है। स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम इसको मल्टी डायमेंशनली एनालाइज करेंगे। अगर हम पॉलिटिकली इसको एनालाइज करें तो जब भी वॉर होता है तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग पूरी कंट्री में अरोज होती है, जिसका इलेक्टोरल गेन्स के लिए भी फायदा उठाया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे एक हाइब्रिड मॉडल चलता है, यानी सिविलियन और आर्मी दोनों मिलकर कंट्री को चलाते हैं। इसका फायदा आर्मी को ये होगा कि वो लोग हमेशा से एक नैरेटिव चलाते हैं इंडिया थ्रेट। वो इसका यूज इसलिए करते हैं जब भी पाकिस्तान में एक इंटरनल क्राइसिस होता है, जैसे अभी चल रहा है बलूचिस्तान का इशू चल रहा है, सिंध का इशू चल रहा है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो इन सब से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इंडिया थ्रेट का नैरेटिव चलाना शुरू करता है, जिससे कि पूरी कंट्री यूनाइट हो जाती है। और एक बहुत बड़ी कहावत है, आपने सुना होगा कि नथिंग यूनाइट अस लाइक अ वॉर। अगर हम डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंडिया एक पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान तो एक भिखमंगा देश है, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो आईएमएफ के बेल आउट पे तो जी रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं से उधारी या भीख मांगता रहता है वो। बट वेर इज इंडिया, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो दुनिया इंडिया से उम्मीद करती है कि इंडिया युद्ध न करके डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू चीजों को सॉल्व करे। बट इसका समय अब जा चुका है, इसलिए इंडिया जस्ट वॉर थ्योरी का यूज करके पीओके वापस ले सकता है। अगर हम सोशल डायमेंशन की बात करें, यानी कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या पड़ता है, यानी एक आम इंसान में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि युद्ध कोई भी हो, जान तो मासूमों की जाती है। ये बात तो सच है। 1971 में जब वॉर हुआ था, तकरीबन 10 मिलियन रिफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे। इसी के चक्कर में इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ा और बांग्लादेश बनाना पड़ा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की हम बात करें तो युद्ध होने से जो एक वेटरन्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं और साथ ही जो सिविलियंस होते हैं, उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक एक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन भी बहुत केसेस में पास ऑन हो जाता है। कम्युनल पोलराइजेशन भी होता है, हेट क्राइम्स और मिसट्रस्ट एक दूसरे में बढ़ता है, इंटरनल कम्युनल टेंशन भी बढ़ सकते हैं। मीडिया की हम बात करें तो उन्हें वॉर के बारे में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और जितने भी मीडिया रूम है वो वॉर रूम बन जाते हैं और वो वॉर हाइस्टीरिया को प्रमोट करते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें तो युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है। अगर युद्ध फुल स्केल पर होता है तो हर दिन का कर्जा तकरीबन 2,500 करोड़ से 5,000 करोड़ तक चला जाता है। और वहीं इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन अभी 75 बिलियन है, इससे डबल हो सकता है। जीडीपी स्लो डाउन हो जाती है और इन्वेस्टर कंट्री से भाग जाते हैं। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बड़े क्राइसिस में चल रहा है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी था इससे पहले। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसका असली इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया इस समय बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। दुनिया जो है चाइना प्लस की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। अभी आपने सुना होगा कि जो एप्पल है उसने अब डिसाइड करा है कि वो पूरा एप्पल के प्रोडक्ट इंडिया में बना अपना डिजाइन करेंगे और बनाएंगे भी। सो इसका असली इफेक्ट इंडिया को होगा। मगर पाकिस्तान में अगर ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगी तो वो साउथ एशिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो पैसा हम हेल्थ में खर्च कर सकते थे, एजुकेशन में खर्च कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकते थे, अब हमें वो अपने वॉर इक्विपमेंट खरीदने में खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया
अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा और हमारे जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं और जो हमारा विजन है 2047 तक इंडिया को डेवलप होना है, हो सकता है हम उस गोल से थोड़ा लेट हो जाए। वहीं अगर हम कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री को, तो इंडिया के पास तकरीबन 14 लाख फौजी हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 6 लाख फौजी हैं। वहीं न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। वहीं अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो इंडिया के पास Su-30 MKI है, राफेल है जो कि 4.5 जनरेशन का है जो हमने फ्रांस से लिया है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के पास तेजस है जो कि मेड इन इंडिया है। और वहीं पाकिस्तान के पास जो F-16 और J-17 है जो कि उन्होंने अमेरिका और चाइना से लिया है, ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ये उन्होंने बाहर से खरीदा है। सो अल्टीमेटली इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वेयर इंडिया के पास उनकी खुद की टेक्नोलॉजी है जिसे हमने तेजस बनाया है। इसके अलावा अगर हम नेवी की बात करें तो इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास तो एक भी नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब एक्चुअली होता ये है कि उसको फ्लोइंग सिटी कहते हैं, यानी कि तैरती हुई एक सिटी। इसका यूज ये होता है जब भी युद्ध होता है तो समंदर में कोई भी फाइटर जेट लैंड तो नहीं कर सकता, तो एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज करा जाता है फाइटर जेट को लैंड कराने में। बट अब टाइम बदल चुका है, अब मॉडर्न वेयरफेयर का जमाना है, अब ड्रोन्स का यूज होता है। इसराइल और अमेरिका ने बहुत यूज कर रहा है ड्रोन्स का, सैटेलाइट का यूज हो रहा है। ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसी की वो धमकी देता है। और अब समय आ गया है कि इंडिया भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करे। तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यूएन इस समय टूथलेस बॉडी है, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी परमानेंट मेंबर यूएन का नहीं है। तो यूएन का सेम काम है, वो यही करेंगे, सीज फायर का बोलेंगे या तो सैंक्शन का बोलेंगे वो। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना इंडिया को थ्रेट देखता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया एक बहुत ही डेवलप हो रहा है या आगे चल के वो सुपर पावर बनेगा। चाइना और इंडिया की राइवलरी तकरीबन 1000 साल पुरानी है। चाइना इंडिया को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरह देखता है। इंडिया एक थ्रेट है उसकी सुपर पावर इमेज के लिए, और वहीं चाइना स्ट्रेटेजिक अलाय है पाकिस्तान का। और एक चीज और समझने वाली बात है कि जब हमारी कभी भी चाइना से युद्ध होगा तो हमें ये डर हमेशा रहेगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी हमारे साथ युद्ध करे। और साथ में अब तो बांग्लादेश भी आ गया, तो हमें थ्री फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मैं अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए इस समय हमारा बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अभी भी हमारा एलाई नहीं है। वहीं अब रशिया की बात करें तो रशिया अब पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करने लगा है, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शन हैं कि उनके पास भी चॉइसेस कम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर कंट्रीज के अपने नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट होते हैं। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो उनके लिए तो फायदा होगा कि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी, तो वो भी पीस टॉक के बारे में बात करेंगे, शांति की बातें करेंगे। इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, सियाचिन जो ऑलरेडी पिघल रहा है और पिघल सकता है, रेडिएशन फैल सकता है, जमीनें बंजर हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म जो है कैंसर के भी केसेस हो सकते हैं। और एंड में जो मुझे लगता है कि वॉर इज नेवर ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑलवेज ग्रे। बिल्कुल सही बात है। वॉर कभी भी आप उसको एक सिंपल आंसर नहीं सकते कि वॉर अच्छा है बुरा, वो उसका बीच का एक उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि परेशान तो एक इंसान ही होता है, आम इंसान ही होता है। सो देयर आर नो विनर्स बट ओनली सर्वाइवर्स। सो अल्टीमेटली इंडिया जो कि इस समय अपने आप को एक सुपर पावर की तरह देख रहा है, तो इंडिया फुल स्केल वॉर में इंडिया को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे इंडिया के इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट होगा, इंडिया को कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। इससे बेटर अब ये होगा कि इंडिया एक लिमिटेड वॉर में जाए, प्रॉक्सी वॉर इंडिया भी अब शुरू करे, जस्ट लाइक जो पाकिस्तान अभी तक करता आ रहा था। इसके साथ साथ इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान में मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा इंडिया को बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल अलायंस को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान को आइसोलेट करते रहना चाहिए एफएटीएफ, यूएन और ओआईसी में।